गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, हमारी जो 8.3 एक्सरसाइज थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन और सोल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर जो हमने 17 तक कर लिया था, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 बताता हूं अकॉर्डिंग टू जो आपकी न्यू बुक है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19, इसके अंदर से मैं अलग अलग पार्ट करता हूँ। देखिए, इसका जो थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड पार्ट साइन एक्स माइनस रूट थ्री कोस एक्स। और ध्यान रखना आप इस टाइप का क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ कोस एक्स, ये एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। इस क्लोज इंटरवल के अंदर आपने ये बताना है कि ये फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो यहाँ से हम ये सीखेंगे कि ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कोस एक्स, इस टाइप के फंक्शन को कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताया जाता है, इस तरीके के फंक्शन का। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी फंक्शन का क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मैक्सिमा या मिनिमा, हमें उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, कोस एक्स प्लस रूट थ्री टाइम्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब देखो हमारे पास जो इस फंक्शन का एफ डैश एक्स आ गया है, ये क्या आ गया है, ये वही साइन और कोस का ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कोस एक्स। तो अगर तुम्हारे पास ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स या ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, इस टाइप का अगर एफ डैश एक्स आता है, मतलब अगर आपके फंक्शन एफ एक्स का एफ डैश एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स टाइप का आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो अगर आपके फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है वो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है, चाहे ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये ए यहाँ हो चाहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो इस एफ डैश एक्स को एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन एक्स में कन्वर्ट करेंगे इस एफ डैश एक्स को, ठीक है, जिसमें साइन और कोस दोनों हैं, या फिर इस एफ डैश एक्स को क्या करेंगे एक कोस फंक्शन के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स को एक फंक्शन के अंदर, रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र से डिवाइड करो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है ना। क्या करिएगा, रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र से डिवाइड करिएगा और रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र से ही मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है आपको। अगर आपके पास जो फंक्शन का एफ डैश एक्स है वो ये साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की फॉर्म में है, तो उसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एक फंक्शन में बदलने के लिए। आगे की प्रोसेस में बता दूंगा आपको। देखो अब हमारा जो फंक्शन का एफ डैश एक्स है वो ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स की फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कौन होगा कोस एक्स का कोफिशिएंट, बी कौन होगा साइन एक्स का कोफिशिएंट, तो वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, कोस एक्स प्लस रूट थ्री टाइम्स ऑफ साइन एक्स। ये ए और बी कोफिशिएंट चाहे साइन के कह लो चाहे कोस के, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई वन प्लस थ्री। मैंने क्या किया, आपके पास जो एफ डैश एक्स था ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की फॉर्म में, ठीक है, उसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन एक्स और कोस एक्स के कोफिशिएंट जो हैं उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो पहले आपके पास फंक्शन एफ एक्स था, उसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, वो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की फॉर्म में है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ये तो हो गया बेटा ऊपर टू। अब जो ये आपका टू है, क्योंकि थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर रूट टू, इस टू को आपने साइन और कोस दोनों टर्म के नीचे सेपरेट कर देना है। नीचे वाला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसको दोनों टर्म के नीचे सेपरेट कर दो। अब देखो आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ, अब देखो या तो आप इसको साइन में बदलो या इस पूरे फॉर्मेट को आप कोस में बदलो। अगर साइन में बदलना चाहते हो तो साइन एक्स के पास कोस की टर्म आनी चाहिए और कोस एक्स के पास साइन एक्स की टर्म आनी चाहिए। देखो मैं आगे वाले को पहले लिख लेता हूँ, रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस ये कौन है वन बाई टू टाइम्स ऑफ कोस एक्स। अगर आपने इसको साइन एक्स के फॉर्मूले में बदलना है, ठीक है, तो साइन के पास कोस और कोस के पास क्या है यहाँ पर साइन, आपकी मर्जी है। वो कोई बच्चा साइन में बदल सकता है, कोई बच्चा कोस में बदल सकता है। अगर मैं इसको साइन में बदलना चाहता हूं तो मैं ये सोचूंगा कि ये रूट थ्री बाई टू कोस के किस एंगल की आउटपुट होती है, क्योंकि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में साइन के पास कौन मिलेगा कोस, और कोस के पास क्या मिलेगा साइन। तो आप साइन एक्स रूट थ्री बाई टू बताओ कोस के किस एंगल की आउटपुट होती है पाई बाई सिक्स, प्लस ये क्या है कोस एक्स वन बाई टू बताओ साइन के किस एंगल की आउटपुट होती है
π/6, क्योंकि साइन और कोस अल्टरनेट होंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या होगा बेटा, ये साइन ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस π/6। कोई बच्चा इसको कोस के फॉर्मूले के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। अब ये एफ एक्स है, इसका एफ डैश एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की फॉर्म में था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे वाले जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था उसको दोनों टर्म के नीचे सेपरेट किया और उसके बाद मैंने साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, साइन एक्स प्लस π/6। अब जो मेरे फंक्शन का एफ डैश एक्स आया है, ठीक है, ये एफ एक्स है और आपने इस तरीके के एफ एक्स को यहाँ पहुँचाना है, एक फंक्शन में उसका एफ डैश एक्स होना चाहिए। अब देखो, हमने ये बताना है कि ये फंक्शन कहाँ स्टिकली इंक्रीज करता है और कहाँ स्टिकली डिक्रीज करता है। अब ये हम कैसे बता पाएंगे, हमने फंक्शन का एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया। अब आपको किन एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन को पढ़ना है, जो 0 से लेकर 2π तक जाती है। अब हमारा फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है उसकी आउटपुट का नेचर किस पे डिपेंड करेगा, साइन की आने वाली आउटपुट पे, जो किस इनपुट पे है, x प्लस π/6 पे। तो देखो, हम इन x की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके और उसमें π/6 जोड़ के चेक नहीं करेंगे कि साइन आउटपुट उन वैल्यू पे पॉजिटिव देगा या नेगेटिव। हमारे एफ डैश एक्स में हर हमेशा कोशिश करना, जब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तुम एफ डैश एक्स निकालो तो उस एफ डैश एक्स में जो भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल जो है, मतलब जब आपके पास टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है, तो उसके एफ डैश एक्स में जो भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, जो भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ठीक है, या आ रहे हैं, उनके जो एंगल हैं उनका इंटरवल आपने निकालना होगा हमेशा उस एक्स के गिवन इंटरवल की मदद से। ज़्यादा आसानी रहेगी आपको सोचने में, ठीक है। अब एक तो तुम ये सोचोगे कि भाई इन एक्स की वैल्यू में से किन एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ रखूँ और उस पर साइन इस टोटल एंगल पर क्या करे, पॉजिटिव या नेगेटिव आउटपुट दे। और एक आप ये सोचोगे कि भाई x प्लस π/6 की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या रखूँ जिन पर साइन पॉजिटिव आउटपुट या नेगेटिव आउटपुट दे। ज़्यादा आसान रहेगा जब आप x प्लस π/6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, x हमारा 0 से 2π के अंदर बिलोंग करता है, तो हमारे फंक्शन के एफ डैश एक्स में जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो एंगल है ना, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि x की इन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग इसकी कितनी वैल्यू बनती है, उसके हिसाब से साइन अपने आउटपुट जहाँ पॉजिटिव देगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ नेगेटिव देगा वहाँ डिक्रीज करेगा। तीनों साइड π/6 जोड़ दो आप। अगर π/6 तीनों साइड ऐड करेंगे, क्या इक्वलिटी साइन को चेंज करेगी? नहीं करेगी। पॉजिटिव चीज़ मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर तो फर्क पड़ता ही नहीं। π/6 x प्लस π/6 ये कितना होगा बेटा, 12 + 1 13 π/6। इसका मतलब x प्लस π/6 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, π/6 से लेके 13 π/6 तक। तो अगर x 0 से 2π है उसका मतलब है x प्लस π/6 की वैल्यू π/6 से 13 π/6। तो π/6 तो है बेटा 30 डिग्री, और 13 π/6 जो है यही है ना आपका थीटा। अरे आपका थीटा यही है, यही आपका थीटा है, ठीक है। अब ये जो अगर ये आपके साइन का एंगल, ये थीटा एंगल है, साइन का ये एंगल है थीटा, तो इस थीटा का इंटरवल हमारे पास आ गया। ये तो 30, ये कितना है 13 × 180/6, 6 3 = 18 0 390 डिग्री। ये कितना बेटा 390। इसका मतलब जो x प्लस π/6 की वैल्यूज हैं, अगर x प्लस π/6 को मैं थीटा मानता हूँ तो थीटा का इंटरवल कहाँ से कहाँ है 30 डिग्री। तो ये मान लो आपका एंगल कितना है 30 डिग्री है। यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि ये भाई मेरा एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से 30 डिग्री स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है ये 390 तक। तो 390 तो यहीं आकर के बंद होगा, यहाँ वापस आते हैं तो 390 डिग्री क्रॉस कर जाएगा ना। ये 360, ये 270, ये बेटा 180 और ये 90 डिग्री। हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये हमारी सारी थीटा की वैल्यूज़ हैं। किसकी वैल्यूज़ हैं ये x प्लस π/6 की, ठीक है। अब बताओ, आपने सिर्फ इतना सोचना है कि जो भी आपके पास थीटा की वैल्यू है, मतलब जो भी x प्लस π/6 की वैल्यूज़ हैं, इनमें से किन x प्लस π/6 की वैल्यू पर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं, ठीक है। फॉर ए फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। उस फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट ठीक है, एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब,
साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है ना आपका एफ डैश एक्स, क्योंकि ये टू तो ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव। तो किसी फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स पॉजिटिव होना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट। अब ऑन व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, मतलब आप ये सोचो किन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू पर साइन पॉजिटिव होगा। किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने के लिए उसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे फंक्शन का एफ डैश एक्स ये है तो टू तो पॉजिटिव है, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए हमारे फंक्शन के एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होने के लिए, तो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है ना। दैट इम्प्लाइज दैट, मतलब ये एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की किन वैल्यू पर साइन, इस इनइक्वलिटी को जो सेटिस्फाई करेगा उस पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा और उस पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। बताओ आपके पास एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से कौन सी वैल्यूज हैं जिनको मैं यहाँ रखूंगा तो साइन अपनी आउटपुट पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव की ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू यहाँ से चलती है 30, ये इन वैल्यू पर पॉजिटिव है साइन, इन वैल्यू तक पॉजिटिव है, यहाँ तक साइन पॉजिटिव है, मतलब एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू 30 से लेकर 180 तक जो है इन सब पे साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये जो एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यूज हैं इन सब पे साइन पॉजिटिव आउटपुट देगा, यहाँ पॉजिटिव आउटपुट नहीं देगा, उसके बाद यहाँ भी पॉजिटिव आउटपुट नहीं देगा। अब 360 से लेकर के 390 तक जो भी एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू है, ठीक है, इन सभी वैल्यू पे साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पर भी, यहाँ भी साइन, यहाँ साइन कैसा है पॉजिटिव, एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की इन वैल्यू पर भी साइन पॉजिटिव है और साइन इज पॉजिटिव, मतलब 360 से 390 तक जो एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू है इन पर भी साइन पॉजिटिव है। तो मेरे पास एक्स के इस एक्स की इन वैल्यूज के हिसाब से एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की जितनी वैल्यू है 30 से लेकर 390 तक, इनमें से 30 से लेकर 180 तक की वैल्यू पर साइन पॉजिटिव है और 360 से 390 तक की वैल्यू पर साइन पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई सिक्स लेस देन पाई, एंड एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इज ग्रेटर देन कितना 360 और आएगा ना, एक्स प्लस पाई बाई सिक्स इज ग्रेटर देन 360 मतलब 2 पाई एंड लेस देन 13 पाई बाई सिक्स, यही तो है। तो x प्लस पाई बाई सिक्स की वो वैल्यू जो पाई बाई सिक्स से पाई तक जाती हैं या 2 पाई से 13 पाई बाई सिक्स तक जाती हैं। तो मेरे पास जितनी भी x प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू थी उनमें से इन वैल्यूज पर या इन वैल्यूज पर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब देखो x प्लस पाई बाई सिक्स के इंटरवल देखे ना आपने, तो हमने लास्ट में x का इंटरवल बता देना है। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस पाई बाई सिक्स अगर पाई बाई सिक्स से पाई के अंदर बिलोंग करता है तो तीनों साइड माइनस पाई बाई सिक्स कर दो, आपको इससे x का इंटरवल मिलेगा हमें, ठीक है। लास्ट में आप x का इंटरवल बता देंगे, तीनों साइड माइनस पाई बाई सिक्स करोगे तो x ग्रेटर देन 0, पाई माइनस पाई बाई सिक्स तो 5 पाई बाई सिक्स, ठीक है। इससे भी आप x का इंटरवल बता दो, तीनों साइड माइनस पाई बाई सिक्स कर लो, इसके माइनस पाई बाई सिक्स करोगे तो 11 पाई बाई सिक्स, ठीक है। इधर माइनस पाई बाई सिक्स करोगे तो 2 पाई, क्योंकि 13 पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स तो 12 पाई बाई सिक्स 2 पाई, इसका मतलब x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई सिक्स और 11 पाई बाई सिक्स टू 2 पाई, इन x की वैल्यू पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। अब फॉर ए फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स ऑफ द फंक्शन मस्ट बी नेगेटिव। अब हमारे जो फंक्शन का एफ डैश एक्स है उसमें ये तो पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, x प्लस पाई बाई सिक्स का साइन नेगेटिव। अब बताओ ऑन व्हाट वैल्यूज ऑफ x अमंग द अवेलेबल वैल्यूज ऑफ x प्लस पाई बाई सिक्स, ऑन विच वैल्यूज ऑफ x प्लस पाई बाई सिक्स दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, on the values of x plus pi by 6 at which this inequality is satisfied, on those values of x plus pi by 6 your sign is negative, मतलब f dash x is negative, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो ये जितनी भी x प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यूज है हमारे पास, इनमें से किन वैल्यूज के ऊपर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, मतलब साइन नेगेटिव होता है। एक तो ये वैल्यू जहाँ क्रॉस मार रखा है आपने, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब पाई से लेकर के 2 पाई तक ये जितनी भी वैल्यूज x प्लस पाई बाई सिक्स की, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस पाई बाई सिक्स ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 2 पाई, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 5 पाई बाई सिक्स, तीनों साइड माइनस पाई बाई सिक्स कर दो, x का इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है। 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स 11 पाई बाई सिक्स, ठीक है ना। तो ये वो x की वैल्यूज हैं जिन पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। और दिस यूनियन दिस,
ये वो टोटल एक्स की वैल्यूज है जिन पर ये फंक्शन आपका क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स टाइप के फंक्शन का हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना आना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार सीबीएसई के अंदर इसको पूछा जाता है इस टाइप को। अब ये मत समझिए इस क्वेश्चन को रट के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके की प्रॉब्लम सोल्व करनी है, और भी मिलेंगी। आप चाहे साइन फंक्शन में कन्वर्ट करो एफ डेस एक्स को, चाहे कोस में, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 19। एफ एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, बुक के अंदर टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दो क्वेश्चन है ये। वो क्या कह रहा है, शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to π/4 ऑन x बिलोंग्स टू 0 to π/4। आपने ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन शो करना है इन x की वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब मेरे को इस फंक्शन का एफ डेस एक्स इन x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव शो करना होगा। तो पहले तो मैं क्या करूँ, एफ डेस एक्स कैलकुलेट करूंगा, कितना आएगा बताओ। कोट इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/-1 प्लस एफ एक्स का स्क्वेयर, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वेयर इंटू d/dx ऑफ एफ एक्स कौन, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन का एफ डेस एक्स आएगा वो कितना आएगा, -1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब जो आपके पास एफ डेस एक्स आया है, देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये तो -1 हो गया, नीचे 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर हो गया। 0 से π/4 में इसको एफ डेस एक्स को नेगेटिव दिखाना है। आप इस कोस माइनस साइन के अंदर या तो यूं का यूं रहने दो, ये माइनस अगर मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है भाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये आपके फंक्शन का एफ डेस एक्स आ गया। ये मेरे फंक्शन का एफ एक्स का क्या कैलकुलेट किया है मैंने, एफ डेस एक्स कैलकुलेट किया है। तो देखो फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/4 किन वैल्यूज के लिए बात करनी है, जो 0 से लेकर 45 डिग्री तक आती हैं। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/4 बेटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का जो स्क्वायर है, ये चीज़ कैसी है, पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू 0 से 45 रखूंगा तो किसी चीज़ का स्क्वायर तो नेगेटिव होता नहीं यार, ये कभी 0 आएगा नहीं इन एंगल के ऊपर। तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव है इन x की वैल्यू पर। ठीक है, 1 तो पहले ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, दोनों साइड 1 जोड़ दिया। अब बात आती है साइन माइनस कोस के डिफरेंस की, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइन और कोस एक्स का डिफरेंस देखो 0 से π/4 में। तो अगर आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस देखना एक पर्टिकुलर इंटरवल पर, तो आप एक ही एक्सिस पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दो, साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ। तो कोस एक्स का ग्राफ तो ये होता है बेटा, और साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब देखो ये एंगल कोस का क्या होता है, π/2, और ये साइन का सबसे पहले जहाँ पर साइन 0 होता है वो पाई। सबसे पहला इंटरसेक्शन पॉइंट साइन और कोस एक्स का आपको हमेशा याद रखना, ये पॉइंट कौन होता है, π/4। 45 डिग्री पर दोनों साइन और कोस की सबसे पहले आपने वैल्यू इक्वल पढ़ी थी। अब देखो हमने सिर्फ 0 से π/4 में ही तो फंक्शन की बात करनी है। तो ये कौन है, ये तो है कोस एक्स। ये कौन है जो 0 से स्टार्ट हुआ है, ये है साइन एक्स। बात करो आप 0 से π/4 इन एंगल पर, 0 से लेकर ये एंगल कौन है, π/4। तो 0 से लेकर π/4 के अंदर कौन सा बड़ा है, कोस एक्स बड़ा है। ठीक है ना, कौन सा छोटा है, साइन एक्स छोटा है। तो बताओ फॉर x बिलोंग टू द इंटरवल 0 to π/4, हम ग्राफ से क्या कह रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, कोस एक्स इज ग्रेटर देन है साइन एक्स। तो कोस एक्स साइन एक्स से बड़ा है, तो अगर मैं कोस एक्स को उधर ले जाऊंगा तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ठीक है ना, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/4 दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ग्रेटर देन 1, एंड साइन एक्स माइनस कोस एक्स इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे 1 प्लस क्या, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा,
पॉजिटिव चीज़ होगी। तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स आता है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to π/4। इन एक्स की वैल्यू पर आपके फंक्शन का एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4 के लिए क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स शो दैट द फंक्शन। अब आपके एलिमेंट्स की बुक की एक्सरसाइज पूरी हो गई है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2। क्या कहता है कि आप ये शो करो कि ये जो फंक्शन है ये इन एक्स की वैल्यू के लिए क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। मतलब आपने इस फंक्शन को इन एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग क्या करना है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है कि भाई ये फंक्शन इन एक्स की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कैसा फंक्शन है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे प्रूव करेंगे हम, बताओ। हमने पहले एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके सामने आए तो किसी x के इंटरवल पर उसकी बात की चर्चा करें, उसके किसी भी नेचर की, या आपका ऐसा फंक्शन हो जिसमें x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, ठीक है, और x की वैल्यूज का आपको पता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की आउटपुट बेटा क्या होती है, आप इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते। दिस इज एन इंटीजर नंबर, ये क्या है, दिस इज ए इंटीजर नंबर, ये क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो जिस x की वैल्यू पर आपके फंक्शन को पढ़ना है आपने, उन x की वैल्यूज के कोरेस्पोंडिंग ये किस इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आप वो इंटीजर नंबर रख देंगे। किसी भी वेरिएबल चीज का अमंग द गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर नंबर होता है, वो इंटीजर नंबर आप पहले लिखिए, उसके बाद उस फंक्शन को क्या करिए, पढ़िएगा। अब देखो x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 तक जाती हैं, तो बताना आप x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x की वो वैल्यू जो 1 से लेकर 1.999 तक जाती हैं, इन x की वैल्यू पर आपके फंक्शन का x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, बताओ। अरे इन x की वैल्यू पर इस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, x का 1। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इस फंक्शन का कितना आ जाएगा, 2x। अब आपके फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो फॉर x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2 आपका फंक्शन का एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से आपने डरना नहीं है, वो जिन x की वैल्यू के लिए फंक्शन को पढ़ रहा है उन x की वैल्यू पर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की आउटपुट लिखो, क्या आउटपुट आएगी, फिर उसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का नेचर बता सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2x बाई एक्स प्लस 2। हमने ये बताना है कि किस इंटरवल के अंदर ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, वो इंटरवल बताइएगा। अब वो कैसे बताएंगे हम, देखो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है, यहाँ ये आपका दूसरा फंक्शन है, ठीक है। ऐसे दो के सब्ट्रैक्शन में आपका फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको फंक्शन का डोमेन पता हो, क्योंकि अगर गिवन फंक्शन देगा उसका डोमेन उठपटांग है तो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल गलत आ सकता है, ठीक है। अब इस फंक्शन में पहले मैं इसका डोमेन कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद पता चलेगा मेरे को कि इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल इस फंक्शन के, क्योंकि हमने फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल या फंक्शन का कोई भी बिहेवियर उसके डोमेन के बाहर के किसी पॉइंट पर बात नहीं करनी आपने। अब देखो इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन कैलकुलेट करता हूं तो पहले तो आपको लॉग फंक्शन, देखो ये फंक्शन दो की क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपका किसी फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है तो अगर आपका फंक्शन दो फंक्शन का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो,
तो आपके फंक्शन का डोमेन आपके उन दोनों फंक्शन, जिन दो फंक्शन की आपका फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, उन दोनों के डोमेन का कॉमन पोर्शन होगा। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन वो x की वैल्यू होंगी जो इसको भी सेटिस्फाई करें और साइमल्टेनियसली इसको भी मतलब इसको भी क्या करें, डिफाइंड करें, मतलब ये भी एक रियल आउटपुट दे उन x की वैल्यू पर और ये भी एक रियल आउटपुट दे। मतलब वो x की वैल्यू इस फंक्शन का डोमेन होंगी जिन पर ये फंक्शन भी डिफाइंड होगा और साथ साथ उन्हीं x की वैल्यू पर ये भी डिफाइंड होगा। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका डोमेन। तो याद रखना आप, log a f x इज डिफाइंड, मतलब log a f x कब रियल आउटपुट या डिफाइंड होता है, जब a पॉजिटिव हो, a 1 ना हो और f x कैसा हो, पॉजिटिव। इन तीन कंडीशन से जो भी x की वैल्यू जाएंगी उन पर log a f x नाम का फंक्शन आपका डिफाइंड होगा। ठीक है, और एक px बाई qx नाम का फंक्शन, मतलब एक रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड। अगर इसका आपको डोमेन निकालना है तो एक रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, छोड़ के वो पॉइंट जहां पर रैशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर फंक्शन है qx दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, दिस इज द डोमेन ऑफ ए रैशनल फंक्शन। और अगर आप रूट एफ एक्स का डोमेन कैलकुलेट करते हो तो वो x की वैल्यू निकालो जिस पर आपका रूट का अंदर वाला फंक्शन 0 या 0 से बड़ा है। अगर 1 बाई रूट एफ एक्स का डोमेन कैलकुलेट करते हो तो वो एफ एक्स की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो जिस पर डिनोमिनेटर में जो एफ एक्स है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता। इतना पार्ट आप कम से कम याद रखिएगा। अब मैं इसका डोमेन कैलकुलेट करता हूं तो ये कैसा फंक्शन है, log a f x फंक्शन है। ठीक है, तो log x प्लस 1, अगर बेस नहीं दिया तो यहाँ बेस क्या है, e, तो log x प्लस 1 इज डिफाइंड, मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि बेस क्या है, 1, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव है, 1 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं है। और उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस इज डिफाइंड व्हेन एक्स प्लस 1 इज पॉजिटिव बिकॉज बेस इज नॉट इक्वल टू 1 एंड बेस इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो हमने निकाल लिया, वो एक्स की वैल्यू जो -1 से इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब इसका डोमेन बताओ, ये कौन है, 2x बाई एक्स प्लस 2 इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा बताओ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, छोड़ के वो पॉइंट जहां पर x प्लस 2 क्या होता है, 0। ये किसके साथ मैच करता है, ये एक रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सारी रियल वैल्यू, सिर्फ छोड़ के वो पॉइंट जहां पर आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 होता है। तो x इज इक्वल टू -2, तो सारी रियल वैल्यू छोड़ के किसको, -2 को, इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है। अब देखो मेरा फंक्शन, दो फंक्शन का अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो मेरे को अपने फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो जिन दो फंक्शन का मेरा फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, पहले मैं उन दोनों का अपना अपना डोमेन कैलकुलेट करूंगा। ये मेरे फंक्शन का फर्स्ट पार्ट और ये मेरे फंक्शन के सेकंड पार्ट का डोमेन है। अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन मेरे इस पूरे फंक्शन एफ एक्स का डोमेन कहलाएगा। दोनों का कॉमन निकालो। पहले पार्ट का डोमेन क्या है, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं है। दूसरे में क्या है, सिर्फ एक पॉइंट इंक्लूड नहीं है, कौन, -2। ठीक है, तो बताओ दोनों का कॉमन, इसमें तो क्या आता है, एक पॉइंट नहीं आता, कौन, -2 नहीं आता, बाकी सारी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सारी रियल वैल्यू सिर्फ छोड़ करके क्या, एक पॉइंट -2, एक पॉइंट है -2, उसको छोड़ के ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आएगा, यही आएगा, x इज ग्रेटर देन -1। तो इस फंक्शन का पहले आपने डोमेन कैलकुलेट किया कि भाई दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। -1 से जो बड़ी वैल्यू है वो इसके डोमेन में भी है और इसके डोमेन में भी है, और जो इन दोनों फंक्शन के डोमेन में होगा वही आपके पूरे फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। मतलब जो इन दोनों फंक्शन को डिफाइन करेगा वही आपके इस एफ एक्स फंक्शन को साइमल्टेनियसली डिफाइन करेगा। अब x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी रखोगे तो ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, तो आपका फंक्शन डिफाइंड है। अब हम करेंगे अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल कैलकुलेट, तो वो वही काम आप एफ डेस एक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, कितना आएगा, log एफ एक्स का क्या होता है, 1 बाई एफ एक्स माइनस ये क्या है, 2x बाई एक्स प्लस 2, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x का 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का कितना आएगा 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का क्या स्क्वायर। आप इसको क्या करिए एफ डेस एक्स को,
फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। फैक्टराइज फॉर्म में आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और फैक्टराइज फॉर्म में कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, एफ डैश एक्स के जो ओड पावर्स के फैक्टर हैं उनको जीरो लिखेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा जहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, और जहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा वहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके सामने। एक क्वेश्चन और करता हूँ, उसके बाद आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन है, ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच दिस फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ठीक है, अब देखो कैसे बताएंगे हम, वो बी की वैल्यू बतानी है जिस पर ये फंक्शन रियल वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपके पास जो फंक्शन एफ एक्स है साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी, आप इस फंक्शन का क्या करो, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, कोस एक्स माइनस बी आएगा। तो फॉर ए फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, एक फंक्शन को डिक्रीज करने के लिए उस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है दैट मस्ट बी नेगेटिव, वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब कोस एक्स माइनस बी इज नेगेटिव, इसका मतलब कोस एक्स इज लेस देन बी। कोस एक्स क्या होना चाहिए, बी से छोटा। दिस इंप्लाइज दैट बी इज ग्रेटर देन कोस एक्स, बी क्या होना चाहिए, कोस एक्स से बड़ा। तो बी अगर कोस एक्स से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के अंदर। अगर कोस एक्स आपका बी आपका कोस एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब बी इज ग्रेटर देन 1, बी क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। लेकिन एक बात देखो, ये क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग आपका फंक्शन है, तो बी की वैल्यू अगर मैं 1 भी लिखता हूं, तो 1 लिखने, बी की वैल्यू 1 जब लिखूंगा तो कोस एक्स की वैल्यू जिस टाइम पर 1 आएगी उस टाइम पर बी अगर उसको 1 मिलेगा, मतलब अगर बी की वैल्यू अगर मैं 1 भी यूज करता हूं तो उस पर कोस एक्स की वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग एफ डैश एक्स क्या हो सकता है, 0। तो एक ही तो पॉइंट है जिस पर आपके फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, 0। तो कोई बात नहीं, आप क्या कर लीजिए, क्लोज इंटरवल लगा लीजिए। और सीबीएसई में तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये आपके पास एक वैल्यू है बी की जिस पर एफ डैश एक्स इंस्टेंटली 0 हो रहा है। ठीक है, सीबीएसई में जहां आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलता है ना, वो आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझने हैं आपने। क्यों, क्योंकि ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं मिलेगा आपको जिस पर आपका एक इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स 0 हो रहा हो, नहीं, एक इंस्टेंट पे होगा। तो जब किसी पैरामीटर की वैल्यू निकालनी हो, और वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, इस इंक्रीजिंग की जगह वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड भी लिख सकता है यहाँ। तो जब आपको किसी पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है गिवन क्वेश्चन से, और वो आपको इंक्रीजिंग बोले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले, तो आपने इक्वल टू लगा करके पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इंस्टेंटली 0 होगा। अब यहाँ पर ये डिक्रीजिंग कहो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग करो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमने b की वैल्यू कैलकुलेट की है कि b आपका 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। कि इंस्टेंट अगर b की वैल्यू 1 होगी तो उस टाइम पर आपका कोस एक्स क्या होगा, एक इंस्टेंट पे ना, आपका फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या होगा, एक इंस्टेंट पे 0 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक इंस्टेंट पे 0 होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिक्रीजिंग भी है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी, दोनों में से कौन सी बात कह सकते हो। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैक्सिमम मिनिमम करेंगे हम।